हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 7 की साइंस, और जिसमें जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, हमारे आसपास के बदलाव, और जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले मैं आपको करूंगी लास्ट वीडियो से कनेक्ट, या लास्ट हमारे जो इसमें 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, पहले पार्ट में हमने किया था फिजिकल चेंज, और जो उसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने कंप्लीट किया था केमिकल चेंज। ठीक है, तो क्या फिजिकल चेंज में हमने क्या समझा था? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, यानी कि ऐसा चेंज जो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाता है। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो उससे आइस फॉर्म हो जाएगा, और आइस को मेल्ट करेंगे तो हमारा अगेन फिर से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस हमें फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज में हमने ये समझा था कि वे चेंज जिनमें क्या होता है, हमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी कि एक बदलाव ऐसा होता है जो परमानेंट हो जाता है, यानी कि चीज़ बदल रही है तो परमानेंटली चेंज हो रही है, और चेंज होने के साथ साथ हमने ये देखा हमें न्यू सब्सटेंस भी उसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कोई नई चीज़ हमें मिल रही है, और वो चीज़ क्या हो रही है, हम उसको ओल्ड स्टेज में लेके जाएंगे या उसको हम रिवर्स करेंगे तो वो रिवर्स नहीं, यानी कि इरिवर्स रहती, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, एक तरीके से। तो जैसे कि हम क्या फॉर्म करेंगे, हम मिल्क से कर्ड फॉर्म करते हैं, तो कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते हैं फिर से, और ठीक है, तो एक बार जब कर्ड फॉर्म हो जाता है तो वो कर्ड ही है। तो अब यहाँ पे जो हमने चेंज देखा वो आपका चेंज होता है केमिकल चेंज। ठीक है, अब इसके लिए आप इसके जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने समझ लिया फिजिकल और केमिकल चेंज। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ने वाले हैं सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे कि लास्ट में हमने जो हमारा जो टॉपिक था वो था, जो हमारा सेकंड पार्ट था केमिकल चेंज हमने समझा था। ठीक है, और केमिकल चेंज वो चेंज था जो परमानेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेरी चेंज नहीं, कुछ समय के लिए नहीं। और दूसरी बात हमने देखा था हमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी कि चीज़ परमानेंटली बदल गई है। अब ओल्ड स्टेज में नहीं लाएंगे, वो बदल गई है तो बदल गई है। अब इसमें कुछ और प्रोसेसेस हैं, सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में कौन कौन से जो अदर प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आपका है पॉइंट वो है रस्टिंग। तो सबसे पहले समझेंगे कि रस्टिंग क्या होता है। देखिए, रस्टिंग को सबसे पहली बात तो हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना। ठीक है, और जंग हमने देखा है किसमें लगता है, जो आयरन के आर्टिकल्स यानी कि लोहे की चीज़ें होती हैं, लोहे के बर्तन होते हैं, उनमें हमने क्या देखा है, जंग लगते हुए देखा है। जैसे कि हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे रस्टेड आयरन नेल्स, यानी कि लोहे की कीलों में क्या है, लोहे की कील जंग लग के खराब हो गई है। ठीक है, रस्ट हो गया है। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडी इन द चैप्टर। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो तुमने चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, किसमें, वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं रस्टिंग के बारे में, ये भी हम चैप्टर कवर कर चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी। अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब रस्ट होता क्या है, जो एक नया ब्राउन कलर का, भूरे रंग का सब्सटेंस बन जाता है, किसमें, आयरन आर्टिकल्स में। लोहे की जो वस्तुएं होती हैं या लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, या ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो फॉर्म हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, रस्ट इज फॉर्म्ड। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रस्टिंग भी क्या है, केमिकल चेंज है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है। तो यहाँ भी क्या है, पहले आयरन था, आयरन में ब्राउन कलर की एक सब्सटेंस फॉर्म हो गई है जिसे रस्ट कहा है। तो रस्टिंग भी केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और न्यू सब्सटेंस क्या मिला है हमें, आयरन ऑक्साइड यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये है रस्टिंग। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो दिया है कंबस्टन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो है, रस्टिंग तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या केमिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग जो है वो केमिकल चेंज है, कंबस्टन भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो चलिए समझते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है या टॉपिक है वो है कंबस्टन। तो कंबस्टन भी क्या है, केमिकल चेंज। अब कैसे है केमिकल चेंज, चलिए इसे समझते हैं हम। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब याद करो जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमने ये भी मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में समझ लिया था। जब हम मेटल यानी कि मैग्नीशियम मेटल है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में ये भी हमने समझ लिया है। तो आप याद करें कि जब हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, फिगर में देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे बर्न करते हुए दिखाया, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब इसमें देखिए तो क्या होता है, चैप्टर द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यू कैन यू प्रिडिक्ट ऑफ इफ दिस इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज होगा या ये केमिकल चेंज होगा। ठीक है,
व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस यहाँ भी हमें मिलता है, और जो न्यू सब्सटेंस होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या मिलता है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, यानी कि जो लोहा है वो एयर या वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या वाटर से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है, बर्न किया है, और बर्न करने के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। तो इस प्रकार से हम कहेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, और हमने ये भी ऑब्जर्व किया इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है along with the formation of new substance। जब क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इन दिस रिएक्शन में। तो देखिए अब केमिकल रिएक्शन में क्या है, अब केमिकल रिएक्शन की अगर प्रॉपर्टीज में आए, सबसे पहली बात हमने देखा ऐसा चेंज जो हमारे क्या है जिसमें हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब दूसरे वाले में न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म हो ही रहा है, हमने एक चीज और देखी इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या निकल रही है, हीट और लाइट भी इसमें से इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रही है। तो हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसमें से हीट और लाइट भी निकलती है, इसमें केमिकल रिएक्शन में। तो ठीक है, चलिए इसे देखते हैं आगे। ये है आपका द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए बर्निंग ऑफ जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको रिप्रेजेंट किया है। मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम को बर्न किया है ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में, तो हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है आपका MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एक वाइट पाउडर, ठीक है, और इसमें से क्या निकलती है, हीट एंड लाइट भी निकलती है, ठीक है। अब आते हैं, अब केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, वो केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड कंबस्टन। इसे क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं। और सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबस्टन रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो कंबस्टन रिएक्शन को करते हैं उन्हें कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं भी कह सकते हैं, उन सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस आपके क्या क्या होते हैं, जैसे कि वुड, आपका लकड़ी जल जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, पेपर बर्न हो जाता है, कॉटन, केरोसिन, ये सभी आपके बर्न हो जाते हैं। और बर्न होने के बाद देखो लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी नहीं बहती है, नया प्रोडक्ट हमें ऐसा मिल जाता है, राख मिल जाती है उसको। पेपर, कॉटन, केरोसिन किसी को भी जलाने के बाद ये हमें फिर से नहीं मिलेंगे, ये अब खत्म हो गया, यानी कि इनसे कोई न्यू सब्सटेंस हमें मिल गया है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, इनकी गैस फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब आते हैं आगे, लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। अब इसमें हम देखते हैं कि पता लगाते हैं कि आपका जो नेक्स्ट दिया हुआ है कि लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। कंबस्टन के लिए जो ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, ठीक है। अब कितनी जरूरी है इसके लिए हमारी ये दी हुई है एक्टिविटी। देखिए ये एक्टिविटी में क्या है, कैंडल है बर्निंग कवर्ड विथ अ ग्लास टम्बलर। इसको पहले हमने बर्न किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन इसके ऊपर ग्लास कवर करती है, ग्लास से इसको ढक दिया कैंडल को। तो देखिए क्या होता है, अब ग्लास से ढकने के बाद हमने देखा तो ये कैंडल आपकी क्या होती है, बुझ जाती है। पहले में लाइटेड है, जली हुई है, देन ये आपकी बुझ गई है, ठीक है। अब क्या हुआ है इसमें, देखिए इसको एक्टिविटी को पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन 2 सेपरेट पेट्रेडिस एंड लाइट देम। अलग अलग उसमें हमने 2 कैंडल रखी, उनको जला दिया है। कवर 1 दीज विथ अ ग्लास टम्बलर्स एज सोन इन फिगर 6 यानी कि 2 कैंडल ली है, उसके बाद एक में हमने ग्लास से इसको कवर कर दिया है। इसमें है व्हाट हैपन्स टू द कैंडल्स फ्लेम इन द 2 केस, दोनों ही केस में कैंडल के साथ क्या होता है। हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड, जिस कैंडल को कवर नहीं किया है, कंटिन्यू टू बर्न, वो लगातार जलती रहती है। वेयर एज द कैंडल दैट वाज कवर्ड विथ ग्लास टम्बलर, जिसको हमने ग्लास टम्बलर से कवर कर दिया है, स्टॉप बर्निंग, वो बर्निंग होना स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम। व्हाई डज दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है।
सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर, जैसे हमने क्या किया था, एक कैंडल को ग्लास टम्बलर से जब हमने उसको क्या किया, ढक दिया, कवर कर दिया, डज नॉट हैव टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, इसे हवा नहीं मिली, पहले तो इसे एयर सप्लाई हो रही थी कंटिन्यू लगातार, लेकिन अब इसे हवा जो है, एयर है, सप्लाई नहीं हो रही, इसे हवा नहीं मिल रही है। द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, तो फ्लेम क्या होती है यहाँ पे, बुझ जाती है, सून, जल्दी ही। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबस्टन, अब दूसरी बात है इसमें हम देखेंगे जो एयर के कंपोनेंट है, यानी कि हवा जो है वो किस में हेल्प कर रही है, कंबस्टन में हेल्प कर रही है, और वो क्या है, ऑक्सीजन। एयर में, एयर के कंपोनेंट में, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एयर में जो ऑक्सीजन गैस है वो कंबस्टन में हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर, अब ये हम कंफर्म कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन कैंडल, अगर हम कैंडल को इन्वर्ट कर दें। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अभी देखिए हम हर एक पॉइंट में अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि बर्निंग में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस में हमने रस्टिंग देखा, ठीक है। दूसरी बात हम कंबस्टन में आए, कंबस्टन में हमने जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई थी तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू प्रोडक्ट तो मिला ही हुआ था, उसमें से हमें क्या मिली थी, हीट और लाइट भी मिली थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करने के बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही है यहाँ पे, या कोई भी चीज़ अगर बर्न कर रहे हैं, बर्निंग में गैस सपोर्ट कर रही है, कौन सी गैस, यानी कि कोई भी चीज़ जलती है वो किसके प्रेजेंस में जलती है, एयर में। कौन सा कंपोनेंट जो होता है, एयर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। अब ठीक है, ये हमने समझा। उसके बाद हमारी एक बात इसमें आई है कि दिस कैन बी कन्फर्म बाय प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से भी हम कन्फर्म कर सकते हैं इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल, जो कैंडल के ऊपर हमने ग्लास डाला है उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को भी कंफर्म कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए टेस्ट है। यू कैन टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, अब जो ग्लास है इन्वर्ट किया है उसके अंदर कौन सी गैस आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले एयर की प्रेजेंस में वो जल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ग्लास टम्बलर को उल्टा कर दिया उसके ऊपर तो वो एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ गया, ठीक है, तो बुझ गया। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके अंदर एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब एयर नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, अब ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड है। आप क्या करेंगे, इसमें है कि इसका टेस्ट करना है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे कि हमने पहले भी ये हमने पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए लाइम वाटर में उसमें डालते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, इसमें हमने क्या डाल दिया, लाइम वाटर को ऐड कर दिया इन द पेट्री डिश। यू विल नोटिस दैट, तुम नोटिस करोगे कि इट टर्न मिल्की, इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पता करना है, लाइम वाटर के साथ टेस्ट करें, लाइम वाटर से वो क्या हो जाता है, आपका लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है। इट मीन्स मिल्की होने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाई द कार्बन फ्रॉम द वैक्स, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है किससे बनी है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाई द कार्बन फ्रॉम द वैक्स। अब जो वैक्स कैंडल हमने बंद की थी, वैक्स में क्या प्रेजेंट था, कार्बन था, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई उसमें से, ठीक है। एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन जो कार्बन है वो किसमें है, वैक्स में कार्बन भी है, तो उसमें कौन सी गैस बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन द अदर वर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जलने के लिए जो गैस जरूरी होती है वो होती है, या बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है, कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है, ठीक है। अब इसीलिए आपकी है ये साइंस एंड सोसाइटी में देखिए क्या दिया है, इफ़ अ पर्सन्स क्लोथ कैच फायर, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए, वट इज़ बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आग को बुझाने का। रैप अ ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन, उस पर्सन में यानी कि जिस पे आग लग गई है या फायर कैच हो गई है जिसके कपड़ों में, तो आपने क्या करना है, रैप अ ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन, उस पर्सन के अराउंड क्या, चारों ओर से उसे कपड़े से, ब्लैंकेट से रैप कर देना है, ढक देना है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देना है। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, इसकी वजह से क्या होगा, एयर का सप्लाई कट हो जाएगा, एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, और आग क्या होगी, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाएगी। दूसरी बात देखिए, कॉशन है, सिंथेटिक ब्लैंकेट्स और क्लोथ शुड नेवर बी यूज्ड, उसके लिए सिंथेटिक ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, कपड़ा नहीं होना चाहिए, टू पुट आउट अ फायर एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन, ये मेल्ट हो जाएगा और स्किन में ही क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, फैसिनेटिंग फैक्ट, नेचर्स वंडर, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट इमिटिंग लाइट इन अ गार्डन्स और अ फील्ड, आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, लाइट निकालते हैं इन गार्डन्स और अ फील्ड और लेट इवनिंग, जैसे कि रात होने लग जाती है, अंधेरा होने लग जाता है शाम के समय में।
दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड द फायरफ्लाइज, इन्हें क्या कहा जाता है? फायरफ्लाई कहा जाता है, ठीक है। एंड दियर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल, अब इनकी जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो केमिकल से होती है, यानी कि केमिकल चेंज की वजह से होती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शंस विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। यानी कि जो लाइट का प्रोडक्शन होता है विदाउट हीट के लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। जैसे कि फायरफ्लाई आपने देखा होगा ना, जुगनू, ये जुगनू है, केमिकल प्रोड्यूस होता है, केमिकल की वजह से ही, केमिकल चेंज की वजह से ही ये लाइट निकालते हैं, ठीक है। इज द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस इनफ है कंबस्टन के लिए क्या? वी लर्न अबव द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि हमने ऊपर कंबस्टिबल सब्सटेंस पढ़े थे। एंड ऑक्सीजन्स आर नेसेसरी फॉर कंबस्टन, कंबस्टन के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन जरूरी होती है कंबस्टन के लिए, और कुछ सब्सटेंस कंबस्टिबल यानी कि जलने वाली चीज़ होनी चाहिए और उसके साथ साथ ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमने जैसे कि ये भी जाना कि पेपर जो होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, बट वी कैन कीप इन द एयर ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर, क्या आप इसे बिना फायर कैच किए भी जला सकते हैं? वट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबस्टन, क्या इसको ज़रूरत है जलाने की? स्टार्ट कंबस्टन करने के लिए हम कह सकते हैं कि फायर की ज़रूरत है। Let us investigate. Question, perform this activity under the supervision of your teachers or an adult, यानी कि एक्टिविटी को करने के लिए किसकी प्रेजेंस में करना है? ये किसी बड़े की प्रेजेंस में, टीचर के प्रेजेंस में। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग इट लाइटेड मैचस्टिक, आपने क्या करना है? पेपर लेना है, किसी टोंग की हेल्प से पकड़ के इसके पास में एक मैचस्टिक चलानी है, टू इट, ठीक है। इट क्विकली कैचेस फायर, ये तुरंत आग पकड़ लेता है। डू वी से दैट वी नीड अ फायर्स टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस, अब क्या आप कह सकते हैं कि हमें बर्निंग प्रोसेस के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आग की ज़रूरत है, फायर की ज़रूरत है? क्या आग से ही फायर कैच करने से ही कोई सब्सटेंस बर्न हो सकता है? टेक अनदर पीस ऑफ पेपर, दूसरा पेपर लो यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। फोकस द सनरेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर, इस तरीके से आपने क्या लेना है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। सीधी सन की लाइट इसमें इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आप देख रहे हैं कि सन की लाइट यहाँ एक आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, उस जगह पे आपने स्टॉप करके रख देना है इसको, ठीक है, रोक के रख देना है। मैग्नीफाइंग ग्लास को सन की लाइट में ऐसे लगाना है कि एक ब्राइट स्पॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, पेपर पे बना हुआ, ठीक है। अब इस तरीके से होल्ड करना है जैसे इसमें आपका दिया हुआ है फिगर में। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? इससे आपको पता लगेगा कि वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट एमिट स्मोक, पेपर में से धुआं सा आने लग जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर में, आप बहुत थोड़ी देर तक इसको बिल्कुल एक सेंटर में रखेंगे, आपको ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, बस कुछ टाइम में देखेंगे धुआं आने लग जाएगा, स्मोक, एंड देन कैच फायर, और तुरंत ही आग कैच कर लेता है। दस वी फाइंड दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर, तो हमने देखो यहाँ पे क्या अंदाजा लगाया, हमने ये पता कर लिया है कि हमने देखा कि हम बिना फायर के भी किसी सब्सटेंस को जला सकते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज, आप इस चेंज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फोकसिंग सर्वे ऑन द पेपर्स हीट्स इट, अब फोकस करने में सनरेज को हमने इस तरीके से सेंटर पे फोकस करा एक जगह पे, यानी कि जो सन की रेज जा रही हैं ये सारी रेज जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं, एक सेंटर पे एक जगह पे फोकस हो गई हैं, ठीक है। पेपर, द टेम्परेचर ऑफ पेपर्स इंक्रीज, अब पेपर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एक जगह पे सारी रेज इकट्ठा हो गई हैं जो अलग अलग आ रही हैं। विद टाइम, आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट, पेपर क्या हो जाता है कुछ समय बाद बहुत गर्म हो जाता है, दैट इट स्टार्ट बर्निंग, ये तुरंत जलना शुरू हो जाता है। This minimum temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature, वो कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता है, यानी कि दिस मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, वो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू हो जाता है, आग पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर को उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे जलना शुरू हुआ कम से कम टेम्परेचर में, जैसे होती है ना किसी चीज़ को जलाने में टाइम लगता है हमें, कुछ जल्दी फायर कैच कर लेती हैं, कुछ देर से, जैसे हम एलपीजी सिलेंडर गैस में जो हम खाना बनाते हैं उसको जलाने में लाइट जैसे ही करते हैं हम लाइटर से तो एकदम जल जाता है। जैसे पेपर या लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें लकड़ी को मैचस्टिक से जला रहे वो एकदम नहीं जलेगा, या पेपर को हम जला रहे तो एकदम नहीं चलेगा, वो टाइम लगेगा। कैरोसिन में आग लगाते तो एकदम लग जाती है, पेट्रोल में आग लगाते तो एकदम से लग जाती है। तो जितनी देर में वो आग कैच करना शुरू करते हैं तो वो उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, हर किसी का मिनिमम टेम्परेचर होता है कि वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है। Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature, इस प्रकार से जो lighted matchstick होती है उसका जो टेम्परेचर था already higher than ignition temperature से ज़्यादा था of the paper के। It catch fire almost immediately, देखो अब यहाँ पे मैचस्टिक से जलाया था तो तुरंत जल गया, यानी कि मैचस्टिक का जो आपका ignition टेम्परेचर था ज़्यादा था, ऑलरेडी हायर था, किससे था?
टेम्परेचर और पेपर के टेम्परेचर से ज़्यादा था, वो तुरंत जल गया था। कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है, इसलिए उसमें जल्दी जल गया और यहाँ पे हमें टाइम लगा। और यहाँ पे देखो एक बारी मैं फिर बता दूँ आपको, जैसे कि सन की रेज आई, सन की रेज जो आ रही हैं, जब लेंस से सन की रेज जा रही है ना, ये लेंस से सन की रेज हमारी जा रही हैं, हम इस पेपर को बंद कर रहे हैं, तो ये सन की रेज सीधी आई है, इकट्ठी जगह पे सेंटर पे जाके ये कलेक्ट हो गई हैं, ठीक है, इस तरीके से सेंटर पे इसको डालें, यहाँ पे जाके कलेक्ट, सारी रेज यहाँ पे आई, तो इसकी वजह से क्या है, पेपर बंद हो गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबस्टन प्रोसेस टू अकर देयर रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया, यहाँ पे निष्कर्ष निकाला कि कंबस्टन के लिए, कंबस्टन की प्रोसेस के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। अब देखिए वो 3 चीज़ें क्या क्या जरूरी हैं। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, एक तो सबसे पहले जलने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। दूसरा हमने कंक्लूजन ये निकाला, हमें ऑक्सीजन चाहिए किसी भी सब्सटेंस को जलाना है तो। और तीसरी बात है हीट दैट अलाउ द फ्यूल, और तीसरी बात है हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए जो कहाँ से मिलेगी, फ्यूल से मिलेगी, टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिससे कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँच जाए, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे वो जलना शुरू हो जाए। फिर तो 3 चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए और कंबस्टन की प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो हमने आज क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है कंबस्टन के लिए वो हमने पढ़ी समझी, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस हैं कंबस्टन में वो भी हमने देखी, और कौन कौन सी सब्सटेंस और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कंबस्टन की प्रोसेस के लिए वो हमने समझा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।